नमस्कार और स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्रों एवं अन्य दर्शकों का ग्रोथ फाउंड यूपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। इस मंच पर हम लोग संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं को जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, जो महत्वपूर्ण चर्चाएं होती है, उनको हम लोग यहाँ अलग अलग श्रृंखलाओं के तहत आपके सामने रखते हैं। जिसमें से आज की अगर बात करें, अभी जिस श्रृंखला के तहत हम लोग खड़े हैं उसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण की श्रृंखला का नाम हमने दिया है, जिसे इंग्लिश में रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस भी कहा जाता है। इस श्रृंखला का मूलभूत उद्देश्य जो समसामयिक विषय होते हैं, जो अपने आप में संधि सेवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनको यहाँ हम लोग आपके सामने रखते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। साथ ही में ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स जो अपने आप में, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हो, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल के हो, चाहे वो प्रादेशिक लेवल के हो, जो महत्वपूर्ण हो, उनको हम लोग यहाँ आपके सामने रखते हैं और जो समसामयिक विषय होते हैं उनका एक एकेडमिक व्यू आपको देने का प्रयास करते हैं। आज 28 सितंबर की बात करें तो दो महत्वपूर्ण मीडिया रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, दोनों ही आपके सामने दृश्यमान है। सबसे प्रथम, भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय कक्षा की, जो राष्ट्रीय स्तर की जो सहकारिता कॉन्फ्रेंस थी, जो सहकारिता सम्मेलन था, वो यहाँ जो है आयोजित किया गया था। ये सबसे प्रथम आयोजन है इस प्रकार का, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और दूसरा मीडिया रिपोर्ट जो है वो कहता है कि भारत को दो चावल की नई प्रजाति मिली है, दो चावल की नई किस्म मिली है, यानी कि वेराइटीज मिली है, जो अपने आप में हर्बीवोरस के सामने लड़ने के लिए सक्षम है। साथ ही में वो जेनेटिकली मॉडिफाइड भी नहीं है, यानी कि उसको आनुवंशिक रूप से उसमें कोई फेरफार, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो अपने आप में दोनों ही महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर इसका सोर्स की बात करें तो दोनों के सोर्स अलग अलग है। जो प्रथम बिंदु है, इसका सोर्स पीब है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत की सरकारी न्यूज एजेंसी है। और दूसरा जो मुद्दा है उसका सोर्स आपके सामने है, जो इंडियन एक्सप्रेस में मिला है। दोनों के बारे में यहाँ हम लोग जम के चर्चा करेंगे, एकेडमिक व्यू लेंगे। संधि सेवा चाहे वो राज्य कक्षा की हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की यानी कि केंद्रीय हो। साथ ही में प्रतियोगिता परीक्षा जहाँ ऐसी जो है चीज़ें पूछी जाती है करंट अफेयर्स के रूप में या अन्य किसी सब्जेक्ट के जो है अंडर में, तो उसको यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और एक परिपूर्ण एकेडमिक व्यू लेने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही में मूलभूत चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूं कि आप ग्रोथ फाउंड एजुकेशन को आज ही जो है विजिट कीजिए। हमारी साइट है जहां आपको यह सारी चीज़ें, यूट्यूब के ऊपर तो आपको वीडियोग्राफी फॉर्म में मिलेगी, मगर यहाँ आपको सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मिलेगी। ठीक है, ब्लॉग के रूप में आपको growthmounteducation.com की साइट के ऊपर यह सारे जो डिस्कशंस है, जो यहाँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं, वो सारे वहाँ ब्लॉग के फॉर्म में मिलेंगे। तो आप वहाँ से भी आपका जो है वांचन है वो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप ब्लॉग्स रीड कर सकते हैं। साथ ही दोनों ही लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। कोई भी मुद्दा हो, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, वही मुद्दा हिंदी में भी उपलब्ध है। तो वो सहूलियत आपको growthmounteducation.com की साइट से मिलेगी। तो मैं आपको अनुरोध करूँगा कि आप जल्द से जल्द इस साइट को जो है विजिट कीजिए और वहाँ अपने आप को रजिस्टर कीजिए। अब शुरू करेंगे अपनी मूल बात, जिसमें हमें सबसे प्रथम बिंदु देखना है, जो कि फर्स्ट एवर नेशनल कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस के बारे में। देखिए, कोऑपरेशन कई सारी जगह पर हमने यह नाम सुना है। मुख्यतः अमूल जैसी जो बड़ी बड़ी ऐसी सहकारी संस्थाएं हैं, जो बहुत ही बड़ी हो गई, बहुत ही पॉपुलर हो गई, प्रचलित हो गई, उनके हिसाब से, उनके आधार पर हम लोग यह कोऑपरेशन को धीरे धीरे अब समझ रहे हैं। क्योंकि जब अमूल की बात आएगी, जब अमूल को हम देखेंगे तो हम सोचेंगे कि यह किस प्रकार की कंपनी है, यह किस प्रकार की फर्म है। तब वहाँ हमें जानने को मिलेगा कि यह एक प्रकार की सहकारी मंडली है, यह एक प्रकार की सहकारी संस्था है। सहकार का मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर्स है, जो अपने आप में मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, अगर कृषि उत्पाद है तो उसे प्रोड्यूसर्स कहेंगे, और अगर जो है मशीन की उत्पाद है तो उसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। तो जो प्रोड्यूसर्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, वही अपने आप में सप्लायर्स है। ठीक है, तो इस प्रकार के तंत्र को बेसिकली सहकार का तंत्र कहते हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ आज नरेंद्र मोदी के इस एनडीए रिजिम में सहकारी जो मूवमेंट है उसको एक बल दिया जा रहा है, उसको एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और उनके द्वारा, यानी कि उनकी जो है सरकार के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि भाई सहकार से ही समृद्धि जो है वो हासिल की जा सकती है। और इसीलिए जब पिछला केंद्रीय मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ, जब रिसफलिंग हुआ मंत्रिमंडल का, यूनियन कैबिनेट का, तब एक नई मिनिस्ट्री खोली गई, एक नई मिनिस्ट्री की स्थापना की गई, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कहते हैं। और उनके जो है मंत्री वो आज के हमारे श्री अमित शाह जी है। ठीक है, तो इस
मंत्रालय की जो है उत्पत्ति के बाद या इस मंत्रालय के सृजन के बाद यह सबसे प्रथम बार ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन मिला है जो अपने आप में हमारा ध्यान खींचेगा, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो तीन मुख्य बिंदु में हमें चीज़ों को समझना है। सबसे प्रथम समाचार में क्यों है, जिसकी हिंट तो मैंने दे दी, मगर टेक्निकली कुछ बिंदु अगर कोई छूट रहे होंगे तो हम लोग देख लेंगे यहाँ। फिर उसके बाद अबाउट नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई उसके कुछ तथ्यों को देखना है, उसके कुछ जो है बारे में कुछ जानकारियाँ हैं वो हम लोग यहाँ से दूसरे बिंदु से प्राप्त करेंगे। उसी सम्मेलन में जो माननीय सहकारिता मंत्री है, वर्तमान माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह, उनका संबोधन था पूरे देश को। तो उनके संबोधन की कुछ सुर्खी हम लोग देखेंगे जिसमें हमें कई सारी माहिती मिलेगी जो हमें परीक्षा में बहुत ही फायदेमंद साबित हो। तो उसको यहाँ हम लोग देखेंगे। फिर बाद में आखिरी बिंदु पर हम लोग देखेंगे भारत में कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि सहकारिता आंदोलन जो है वो कैसे फूला फला और आज उसकी क्या परिस्थिति है, आज उसका क्या कद है। तो यह सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग यहाँ थरली विस्तार से एक के बाद एक देखने का प्रयास करेंगे। रही बात कवर की, तो देखिए यह कवर एक प्रकार का विज्ञापन है, यानी कि एक प्रकार की एडवर्टाइज है जो भारत भर के समाचार पत्रों में छपी थी। और अगर यहाँ देखें 24 तारीख के समाचार पत्रों में यह विज्ञापन जो है वो छपा था, 24 और 25 दोनों को छपा था। और अगर देखें तो काफ़ी सारी माहितियाँ हैं जहाँ हमें मुख्य अतिथि भी मिलेंगे, फिर बाद में अदर इन्वाइटीज जिन जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है उनका भी यहाँ नाम है, वेन्यू भी हमें यहाँ इसी जो एडवर्टाइज में मिलेगा। साथ ही में को स्पॉन्सर्ड जो स्पॉन्सर्स है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, सहकारिता संस्था है भारत में आज कार्यरत, उनके द्वारा यह प्रोग्राम को एक प्रकार से जो है बैकअप दिया गया, एक प्रकार से सपोर्ट दिया गया। तो वो सारे भी यहाँ है जिसमें इफ्को है, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया है, अमूल है, सहकार भारती, नाफेड, क्रिबको। तो यह सारे जो है प्लेयर्स है, कोऑपरेटिव प्लेयर्स है जिनके द्वारा इस संगठन, इस सम्मेलन को एक प्रकार से प्रोत्साहन दिया गया। साथ ही में हमें यहाँ से यह थीम भी जानने को मिलेगी। इसकी थीम है सहकार से समृद्धि, जो सबसे ऊपर इसके लिखा गया है। प्लस अगर इसका एग्जाम रिलेवेंस देखें तो जीएस पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 2 के साथ ही है आज का पूरा मुद्दा जुड़ा हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, यह एक प्रकार की सरकारी नीति है केंद्रीय सरकार की। ठीक है, हालांकि मंत्रियों के द्वारा, सरकार के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द केंद्रीय जो है सरकार, केंद्र सरकार या केंद्रीय सरकार, उनके द्वारा सहकारिता नीति जल्द से जल्द घोषित की जाएगी। हाल ही में कोई घोषणा अभी नहीं हुई है फिलहाल, मगर कुछ ही दिनों में वेरी सुन द न्यू कोऑपरेशन पॉलिसी इज लाइकली टू बी अनाउंस्ड। तो ये बात यहाँ की गई है और उसमें भी नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी टू बी रिलीज्ड सून। तो ये सारे बिंदुओं के साथ आज का ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। अब शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा, जिसमें वाई न्यूज से हमें बातों को समझना है, देखना है। देखिए 2 बिंदु है। सबसे प्रथम कहा गया है कि फर्स्ट एवर नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 25 सितंबर 2021। यस, देश की प्रथम सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, सबसे प्रथम, क्योंकि जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से कोऑपरेटिव जो मॉडल है उसको बहुमत नहीं दिया गया, मगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से सहकारिता जो है उसको धीरे धीरे प्रोत्साहन देने की शुरुआत हो गई। फिर बाद में इसी कोऑपरेटिव मॉडल ने कई सारे सक्सेसफुल एग्जांपल्स हमारे सामने रखे, जिसमें अमूल है, इफ्को है, नाफेड है। ठीक है, तो एक तरह से एक कॉन्शियसनेस जो है वो क्रिएट हो गई पूरे भारत में और सबको मालूम पड़ने लगा कि भाई जो यह मॉडल है, कोऑपरेटिव मॉडल, सहकारिता मॉडल, ये तो अब सक्सेस जाने लगा है, ये तो अब बहुत ही अच्छा है। तो अब धीरे धीरे जो ध्यान है, चाहे वो सरकार का हो चाहे वो निजी नागरिकों का हो, वो अब धीरे धीरे ऐसी सहकारी संस्थाओं के ऊपर पड़ने लगा, सहकारी संस्थाओं को बड़ी करने के ऊपर पड़ने लगा। तो इसीलिए उसी का एक भाग होता हुआ यह कदम है कि सरकार भी अब सहकारिता को एक प्रकार से प्रोत्साहन दे रही है और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे सम्मेलन के आयोजन से अब सरकार जो है वो भी एक प्रकार से इनको प्रोत्साहन दे रही है। तो ये प्रथम बिंदु रहा। दूसरा बिंदु कहता है कि नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस was held soon after Union Cabinet reshuffle and creation of new Ministry of Cooperation, सहकारिता मंत्रालय। हमें सबको मालूम है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिसफल किया गया और वो रिसफल जुलाई में आयोजित हुआ था। जुलाई की
4, 5 और 6 तारीख को। ठीक है, तो तब रिसफल तो किया, मगर उसके साथ एक नए मंत्रालय का भी यहाँ गठन किया, जो कि अपने आप में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के नाम से अब जाना गया। और उनके मंत्री आज के हमारे वर्तमान होम मिनिस्टर है, उनको पूरे मंत्रालय का कार्यभार दिया गया, यानी कि होम मिनिस्टर अमित शाह। इनको गृह मंत्रालय के साथ इस मंत्रालय की कामगिरी भी उनको सौंपी गई और उनको इनका वड़ा, इस मंत्रालय का, इनका यानी कि इस मंत्रालय का वड़ा अध्यक्ष या मंत्री कह लीजिए, वो बना दिया गया। तो ये बात रही यहाँ वाई न्यूज़ की। अब दूसरे बिंदु में देखें तो हमें इस पर्टिकुलर सम्मेलन के कुछ तथ्यात्मक माहितियों की तरफ देखना है। तो काफ़ी सारे बिंदु है जिसको हम लोग यह माइंड मैप की मदद से ही देखने का प्रयास करेंगे। कहा गया है सबसे प्रथम, इस प्रकार की प्रथम स्वाधीन भारत में, स्वतंत्र भारत में इससे पहले सहकारिता के लिए इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन नहीं किया गया। जिला स्तर के सम्मेलन होते रहे, राज्य स्तर के सम्मेलन होते रहे, गांव स्तर के भी सम्मेलन होते रहे, मगर कभी भी राष्ट्रीय स्तर का ऐसा सम्मेलन जो है वो आयोजित नहीं किया गया था। तो ये प्रथम बारी है। इसके स्थल की बात करें तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। ये मात्र और मात्र एक प्रकार की एलिमेंट्री माहिती है जिसको याद रखना अपने आप में अनिवार्य नहीं है, मगर चीज़ों को समझने के लिए हमें यह सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर चीफ गेस्ट की बात करें, यानी कि मुख्य अतिथि, तो सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, जो कि अपने आप में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के भी मंत्री हैं। और उनके साथ अदर इन्वाइटीज की बात करें तो उनमें श्री BL वर्मा है, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, या आप राज्य कक्षा के मंत्री भी उन्हें कह सकते हैं, राज्य कक्षा के। देखिए, अब यहाँ जिस मंच पर और जिस मुद्दे में हम लोग खड़े हैं आज, यहाँ MOS क्या है वो बताना मुझे लगता है कि रिलेवेंट है, क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए, तब जाके यह सारी चीज़ों को आप हजम कर पाएंगे। देखिए, मूलभूत रूप से 3 तरह के मंत्री होते हैं, जिनमें एक मंत्री का प्रकार होता है राज्य कक्षा के या मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इस प्रकार के यह मिनिस्टर है जो सामान्य रूप से जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके सबऑर्डिनेट रहते हैं। ठीक है, फिर उसके साथ ही यहाँ श्री एरियल गुरांको नामक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलियंस के अध्यक्ष भी यहाँ शामिल रहे थे। इंटरनेशनल यानी कि राष्ट्रीय कक्षा के, ये ग्लोबल प्रेसिडेंट है और वो भी यहाँ एक मुख्य मेहमान के रूप में इस भारत के इस प्रकार के प्रथम ऐसे सम्मेलन में हाजिर रहे थे। तो ये भी अपने आप में गर्व की बात है। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ अगर थीम की बात करें तो थीम है इसकी सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि, which simply means cooperation to prosperity, यानी कि अगर आज सहकार करेंगे तो सबको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। यही एक इसकी मूलभूत जो इसका उद्देश्य है या इसकी थीम आप कह सकते हैं। फिर इसके एम के बारे में देखें, इसका उद्देश्य या इसका गोल, तो वो कहता है कि टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ सहकार से समृद्धि। यस, यह जो सपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है सहकार से समृद्धि का, उसको साकार करने के लिए यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था कि भाई अब सहकार से समृद्धि जो है, जो परिकल्पना है, उसे वास्तविकता में तब्दील करने के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट को एक मोमेंटम मिलना चाहिए, एक गति मिलनी चाहिए। और यह गति देने के लिए यह आज का सम्मेलन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा हमारे मंत्रियों को एवं हमारे प्रधानमंत्री को लगता है। द कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन एसोसिएशन विथ, जो कवर फोटो में हमने जो दोनों साइड पर जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस देखे थे, जो कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके एसोसिएशन से ही यह आज का सम्मेलन संपन्न हो पाया, जिनके नाम यहाँ है। ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मगर एक आइडिया के लिए यह सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। यहाँ अगर आपने कभी एक बार जो है पढ़ा होगा कि भाई सहकार भारती, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं वो क्लिक होगा कि भाई सहकार भारती जो है वो तो एक प्रकार की कोऑपरेटिव संस्था है।
तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ यह सारी माहितियाँ जो है, भले ही एलिमेंट्री है मगर इसको गो थ्रू एक बार करना हितावह है। सबसे प्रथम इसमें है नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, फिर बाद में अमूल है जो कि एक कोऑपरेटिव जायंट है आज देश में, सहकार भारती है, नाफेड है, क्रिप्को है। देखिए यह सारी सहकारिता संस्थाएं, कोऑपरेटिव संस्थाएं ऐसी है जो अपने आप में अपने शुरुआत में बहुत ही छोटे कद में थी, इंक्लूडिंग अमूल एज वेल, ठीक है। मगर आज देखें तो उनका कद जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, हमारी कल्पना के बाहर हो गया है, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल यहाँ हमारे अमित शाह ने अपने संबोधन में दिया था और कहा था कि कैसे, कितनी गति से, कितनी तेजी से यह सारी संस्थाएं जो है वो बढ़ रही है और बड़ी हो रही है, ठीक है। तो ये बात रही यहाँ इस सम्मेलन के बारे में। अब तीसरा बिंदु है जिसमें हमें हमारे माननीय सहकारिता मंत्री कम हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के संबोधन को देखना है, उनके संबोधन की सुर्खियों को देखना है। काफ़ी सारे बिंदुओं में उनका संबोधन बटा है और जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि उनके संबोधन में कई सारी ऐसी जानने लायक माहितियाँ थी जो हमें हमारे परीक्षा में जो है हम हमारी परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा में एप्लीकेशन के लिए हमें उपयोगी साबित हो सकती है। तो देखेंगे वन बाय वन। सबसे प्रथम, ही बिगेन हिज एड्रेस विथ मेंशनिंग पंडित दीनदयाल उपाध्याय's पॉलिसी अंत्योदय। यस, वी ऑल नो अबाउट पंडित दीनदयाल, ही वाज अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट, ठीक है। और उन्होंने एक अंत्योदय नामक एक थियरी दी थी, अंत्योदय यानी कि अपलिफ्टमेंट फॉर ऑल। तो उन्हीं से वह थियरी को याद करते हुए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करते हुए माननीय हमारे सहकारी मंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया। He addressed more than 2100 cooperative workers from across the country. Yes, उन्होंने लगभग 2100 सहकारिता कर्मचारियों को पूरे भारत भर में से संबोधित किया। साथ ही में अबाउट 6 करोड़ फैमिली कनेक्टेड, या 6 करोड़ पीपल, आई एम सॉरी, कनेक्टेड वर्चुअली फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड द अब्रॉड। यस, और उनके अलावा अन्य 6 करोड़ लोग जो वर्चुअली कनेक्ट हुए थे, वस्तुतः जो देख रहे थे, लाइव प्रसारण देख रहे थे, जीवंत प्रसारण जिसे कहते हैं। तो कुल मिलाकर 6 करोड़ या 6 करोड़ से अधिक लोगों को हमारे मंत्री ने यहाँ संबोधित किया या वे कर रहे थे। अमित शाह मार्क्ड दीनदयाल उपाध्याय's बर्थडे प्रमोटिंग एंड प्रोपोगेटिंग हिज पॉलिसी ऑफ अंत्योदय। यस, 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है या उनकी जो सालगिरह है, जन्मदिन। तो इस जन्मदिन को हमारे सहकारिता मंत्री यानी कि अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कि उनकी ही यह थियरी को, उनके ही यह मॉडल को एक प्रकार से प्रसार किया, उनके मॉडल को फैलाया और एक प्रकार से पंडित दीनदयाल को श्रद्धांजलि अर्पित की, ठीक है। उनको जो है एक प्रकार से पुष्प अर्पण किए इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोगेटिंग हिज पॉलिसी कॉल्ड अंत्योदय। वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड अंत्योदय कैनॉट बी इमेजिन्ड विदाउट कोऑपरेशन। यस, गरीबों का कल्याण एवं अंत्योदय दोनों को अगर आपको वास्तविक बनाना है तो दोनों ही सहकार के बदले या सहकार के बिना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इफ वी नीड टू एलिवेट द पुअर एंड अंत्योदयज देन कोऑपरेशन इज द चीफ इंग्रेडिएंट, कोऑपरेशन इज मस्ट, चीफ इंग्रेडिएंट, यानी कि यह एक आवश्यक तत्व है। सहकार के बिना गरीबों का कल्याण भी संभव नहीं है एवं अंत्योदय का कल्याण भी संभव नहीं है। अंत्योदय यानी कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर भी कह सकते हैं। आफ्टर 75 years of independence and at a time when the cooperative movement is needed the most, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी has created मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। यस, कहा गया है कि आज 75 साल के बाद जब इस सहकारी आंदोलन को आज एक प्रकार के मंच की जरूरत है, ठीक है, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए एक अलग सा मंत्रालय गठन कर दिया। तो अपने आप में अब यहाँ इस मंत्रालय के द्वारा कार्यकाज इस क्षेत्र में होने वाला है, वो तो तय है। फिर उसके बाद देखें तो मिस्टर अमित शाह थैंक्ड प्राइम मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ करोड्स ऑफ पीपल ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर अक्रॉस द नेशन फॉर फॉर्मिंग द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। यस, अमित शाह जी ने पूरे देश भर में करोड़ों लोगों के बिहाफ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने एक अलग से एक स्वाधीन, एक समर्पित मंत्रालय का गठन किया जो मात्र और मात्र
सहकारिता संबंधी जो चीजें हैं उनको ही देखेगा, ठीक है। और सहकारिता चीजें दूसरी अगर भाषा में बोले तो सहकारिता को देखने के लिए, पूरे क्षेत्र को देखने के लिए एक समर्पित मंत्रालय का गठन कर दिया गया, समर्पित मंत्रालय का निर्माण कर दिया गया। तो दोनों ही जो है भाषा में हम लोग कह सकते हैं, मगर वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनके द्वारा ये कड़ा कदम लिया गया, वो बात तय है। फिर उसके बाद देखें, ही कॉल्ड अपॉन कोऑपरेटिव वर्कर्स एंड लीडर्स दैट द टाइम ऑफ निग्लेक्ट इज ओवर एंड द टाइम टू प्राइवेटाइज द सेक्टर हैज बिगन। यस, उन्होंने कहा कि भाई आज दिन तक, आज़ादी के 75 साल के बाद जो सहकारिता क्षेत्र को हम लोग एक प्रकार से इग्नोर करते आ रहे थे, ठीक है, अब उसको इग्नोर करने का समय समाप्त हो गया। अब उसको अग्रता देने का समय वापिस आ गया है, क्योंकि अगर पूरे भारत में अगर विकास करना है, गरीबों की स्थितियों को अच्छा बनाना है, अंत्योदय को खत्म करना है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है उसका जो लेवल है वो हमें ऊपर लाना है, तो यहाँ एक प्रकार से इस सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है, इस क्षेत्र को अग्रता देने की ज़रूरत है, तब जाके हमारे यह सारे सपने जो है वो साकार हो पाएंगे। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ कहा गया है कि द पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करोर्स ऑफ फार्मर, द डिप्रेव्ड, द बैकवर्ड, द दलित, पुअर, निग्लेक्टेड एंड वुमेन कैन टेक प्लेस थ्रू कोऑपरेशन। यस, सहकारिता में इतनी ताकत है कि उन्होंने बताया कि भाई अगर हमें विकास करना है, चाहे कोई भी वर्ग हो भारत में, चाहे कितना भी पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो वृद्ध महिलाएं क्यों ना हो, चाहे वो दलित क्यों ना हो, चाहे वो पिछड़े प्रजाति क्यों ना हो, निम्न कक्षा के क्यों ना हो, वो सारों का विकास एक ही मात्र रास्ते से हो सकता है। और वो रास्ता यहाँ उन्होंने बताया कि वो कोऑपरेशन का है, वो रास्ता सहकार का है। तो यहाँ से हम लोग इस सहकारिता का एक प्रकार से महत्व जो है वो आंक सकते हैं, उसे नाप सकते हैं। फिर उसके बाद देखा तो मेनी पीपल क्वेश्चन द रिलेवेंस ऑफ कोऑपरेटिव एंड बिलीव दैट कोऑपरेटिव मूवमेंट इज इररिलेवेंट, हाउएवर द कोऑपरेटिव मूवमेंट इज मोस्ट रिलेवेंट टुडे। यस, माननीय सहकारी मंत्री ने यह भी बताया कि भाई कई सारे लोगों के द्वारा यह प्रश्न होते जा रहे हैं कि भाई क्या आज के समय कोऑपरेटिव मूवमेंट 21वीं सदी में रिलेवेंट है, ज़रूरी है। तो उनके वो जवाब देते हुए, उनके प्रत्युत्तर में मंत्री कहते हैं कि यस, आज के समय में सहकारिता जो है वो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है, अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी सहकार से पूरे भारत का विकास जो है वो भी शक्य है। तो ऐसी बातें यहाँ उन्होंने प्रत्युत्तर में बताई। फिर उसके बाद देखें तो बाई कनेक्टिंग एवरी विलेज विथ कोऑपरेटिव्स, मेकिंग एवरी विलेज प्रॉस्परस विद द मंत्र ऑफ सहकार से समृद्धि, एंड थ्रू दिस मेकिंग द कंट्री प्रॉस्परस, दैट इज द रोल ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। यस, तो यहाँ एक प्रकार से प्रति गांव को किसी ना किसी सहकारी सोसाइटी, किसी ना किसी सहकारी संस्था के साथ जोड़ना है, ठीक है। चाहे वो एक प्रकार से प्रोक्यूर करने वाली संस्था हो, एक प्रकार से एग्रीकल्चरल क्रेडिट देने वाली संस्था हो, या कोई भी अन्य जो है ऐसी कोऑपरेटिव संस्था हो जो एग्रीकल्चर एवं क्रेडिट के साथ जुड़ी हुई है, उनको प्रति गांव में जोड़ना है, ठीक है। आज भारत में एक अनुमान के मुताबिक 6 लाख गांव है पूरे भारत भर में, ठीक है। तो इन सब गांवों को एक प्रकार से सहकारी संस्था के साथ जुड़ना है, वो बात यहाँ मंत्री ने स्पष्ट की। पैक्स, ठीक है, यानी कि प्राइमरी, जो बहुत ही जो है एकदम निम्न स्तर पर होती है, गांव के स्तर पर प्रति गांव में एक पीएसीएस होता है, या एक पीएसीएस के साथ 2-3 गांव जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इन गांवों को अलग अलग स्वाधीन पीएसीएस के साथ जोड़ने का यहाँ एक बेड़ा जो है वो यहाँ सहकारिता मंत्रालय के द्वारा लिया गया है। कोऑपरेशन इज वर्किंग टुगेदर विद अ कॉमन गोल इन वन डायरेक्शन। यस, कोऑपरेशन यानी कि क्या? कोऑपरेशन यानी कि एक साथ काम करना और एक ही उद्देश्य को पाने के लिए काम करना, उसे बहुत ही सरल भाषा में कोऑपरेशन कहा जाता है, सहकार कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इज गिवन द मंत्र सहकार से समृद्धि एंड ही सेट अ गोल of a $5 trillion economy. The cooperative sector will also contribute to fulfill this goal. Yes, जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी उद्देश्य सेट किया है, उद्देश्य निर्धारित किया है, जो कि आने वाले 5 या 6 वर्षों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी। तो
इस सीमा चिन्ह को प्राप्त करने के लिए सहकारिता क्षेत्र जो है वो बहुत ही अच्छा योगदान देने के लिए सक्षम है, अगर उसे सही दिशा में, सही समय पर और सही रूप से अगर उसे प्रोत्साहन दिया जाए तो। फिर उसके बाद देखें तो कोऑपरेटिव मूवमेंट विल आल्सो इंश्योर प्रोग्रेस ऑफ रूरल इंडिया एंड विल आल्सो क्रिएट द कंसेप्ट ऑफ ए न्यू सोशल कैपिटल। यस, यहाँ गांव में प्रति गांव को सहकारी संस्था के साथ जुड़ने का जो है एक प्रकार से सपना है, तो उसका परिणाम क्या आएगा? उसका परिणाम आएगा कि इट विल ऑल्सो एंश्योर द प्रोग्रेस ऑफ रूरल इंडिया। यस, ये ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण भारत का जो विकास है वो इसको भी सुनिश्चित करेगा, ठीक है। और गरीबों का तो विकास होगा ही होगा, पिछड़े वर्गों का तो विकास होगा ही होगा, मगर उनके साथ पूरे ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास जो है वो यहाँ सहकारिता से हो सकता है। सहकारिता इतना सक्षम है। अटल बिहारी वाजपेयी बॉट कोऑपरेटिव पॉलिसी। यस, ही बॉट इन द कोऑपरेटिव पॉलिसी। उसके पहले सेंटर और स्टेट जो थे वे बहुत ही एक किस्म से लड़ते थे, ठीक है। चाहे वो ग्रांट का प्रश्न हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का बजटरी एलोकेशन का हो, वे लड़ते थे। मगर यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से कोऑपरेशन की अवधारणा जो है प्रस्थापित हुई, और अब धीरे धीरे यहाँ नरेंद्र मोदी के समय में इसे और बल मिलेगा, क्योंकि अब भारत की एक राष्ट्रीय सहकारिता पॉलिसी जो है वो बहुत ही जल्द घोषित होने वाली है। फिर उसके बाद देखें तो अमित शाह इन हिज एड्रेस रिमेंबर्ड एंड एक्नॉलेज दोज लुमिनरीज हु सपोर्टेड कोऑपरेटिव मूवमेंट लाइक। यस, माननीय अमित शाह जी ने कई सारे ऐसे जो है लुमिनरीज यानी कि विशेष व्यक्तियों को भी याद किया, जिन्होंने आज़ादी के पूर्व, आज़ादी के पश्चात सहकारिता आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए, उसे एक मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य की है। जिनमें से कुछ नाम यहाँ आपके सामने हैं: लक्ष्मणराव ईमानदार, यशवंतराव चौहान, धनंजय राव गडगिल, माधवराव गोडबोले, त्रिभुवनदास पटेल, बैकुंठभाई मेहता, विठलराव विखे पाटिल। मोस्ट ऑफ देम आर मराठीज। और उनमें से जो ये त्रिभुवनदास पटेल का जो नाम है, ये अमूल के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जिम्मेदार है। देखिए, विजन जो है वो यहाँ लगा था डॉक्टर वर्गीस कुरियन का, ठीक है, मगर यहाँ जो कैपिटल लगा था वो लगा था यहाँ त्रिभुवनदास पटेल का। तो उनको यहाँ भूलना अपने आप में एक प्रकार की हमारी भूल होगी। तो ये सारे कुछ महानुभाव थे भारत भर में से, जिन्होंने सहकारिता आंदोलन को एक प्रकार से मजबूती प्रदान की और समाज को बताने का प्रयास किया कि भाई यह जो सहकारी क्षेत्र है वो कितना ताकतवर है, कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, भारत के विकास के लिए, और एक प्रकार से समान विकास के लिए। क्योंकि आज भी विकास तो हुआ है, मगर इसमें हमें एक खाई देखने को मिलती है, एक वैली देखने को मिलती है, ठीक है, एक डिवाइड है बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो वो यहाँ सहकारिता से वो डिवाइड जो है वो हम लोग कम कर पाएंगे, ऐसा भी यहाँ हमारे मंत्री ने स्पष्ट किया। अब उसके साथ यू ऑल्सो हिंटेड इंक्रीजिंग बजटरी एलोकेशन। यस, यहाँ यह एक प्रकार का राजनीतिक जो है दृष्टिकोण है, ठीक है, क्योंकि ये जो राजनेता होते हैं वो अपना पक्ष के हित में ही काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ राष्ट्रीय इस सहकारिता आंदोलन के माध्यम से हमारा होम मिनिस्टर जो है, होम मिनिस्टर कम कोऑपरेशन मिनिस्टर, उनके द्वारा पिछली सरकार जो थी उनके ऊपर भी निशाना साधा गया और बताया कि भाई उनके समय में जो इस क्षेत्र को जो बजटरी आवंटन मिलता था, जो बजटरी एलोकेशन मिलता था, उसका कई गुना हमने बढ़ा दिया है। और कुछ आंकड़ों की मदद से हमारे सामने स्पष्टता की है। देखिए, वर्ष और यहाँ बजटरी एलोकेशन है। वर्ष 2009-10 यानी कि यूपीए ₹12,000 crore have been allocated, and in the year 2021 यानी कि एनडीए की इस एनडीए 2.0 में 1.34 lakh crores have been allocated, यानी कि 1,34,499 to be more specific। तो ये जो डिफरेंस है वो उन्होंने साइट किया और अपनी पिछली सरकार के ऊपर निशाना साधा कि भाई जो कांग्रेस की सरकार थी, जो यूपीए की सरकार थी, वो बहुत ही खराब थी। उनको सहकारी जो है आंदोलन के ऊपर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, और वे वेलफेयर ऑफ पीपल नहीं चाहते थे। वो सारी चीज़ें जो है वो इस बजटरी एलोकेशन के रेफरेंस से उन्होंने पूरे देश के सामने रखी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ अमित शाह जी के एड्रेस में से समझनी थी, देखनी थी। अब उसके आगे का बिंदु देखें तो हमें कोऑपरेटिव मूवमेंट की कुछ सुर्खियाँ लेनी है भारत में, इसका क्या हाल है। देखिए, 1904 से धीरे धीरे सहकारिता आंदोलन जो है वो एक प्रकार से पहचान बनाने लगा, ठीक है। अभी भी मजबूत हुआ वो नहीं कह सकता, मगर एक प्रकार से पहचान बनाने लगा।
राइट फ्रॉम द ईयर 1904, ठीक है, 1904 से। फिर धीरे धीरे हमें देखना है कैसे इसका पूरा आविष्कार हुआ, कैसे विकास हुआ अलग अलग बिंदुओं के तहत, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि cooperation is embedded in the nature and culture of people of India and it is not a borrowed idea, that is why the cooperative movement in India can never become irrelevant. Yes, ये तो एक स्वाभाविक सी बात है कि जो सहकार का जो पूरा का पूरा आइडिया है, जो विचार है, वो भारत का है। भारत के लोगों में, भारत के जो है कल्चर में, यानी कि भारत की संस्कृति में सहकारिता जो है वो बसी है। तो ये कहना उचित नहीं है कि भारत में आज 21वीं सदी में सहकारिता जो है वो इरिलेवेंट है, अनुचित है, वो कहना कदापि उचित नहीं है। द कोऑपरेटिव मूवमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड इन हेल्पिंग ब्रिंग आउट आवर कंट्री फ्रॉम मेनी क्राइसिस। यस, किसी भी किस्म के क्राइसिस हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे अन्य किस्म की कोई भी ज़रूरत हो, अगर देश को ज़रूरत पड़ी है, देश के नागरिकों को ज़रूरत पड़ी है, तो यह सहकारी जो सोसाइटीज़ होती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वे सदा आगे रहती है। ठीक है, चाहे वो सेवा की बात हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का वित्तीय असिस्टेंस हो, वित्तीय आप कह सकते हैं कि वित्तीय सहाय, ठीक है, तो वो देने में वे सबसे आगे रहते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हैज बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन, ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, मॉडर्नाइज, कंप्यूटराइज एंड क्रिएट कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव्स। यस, कोऑपरेटिव मंत्रालय का एक ये भी उद्देश्य है कि पूरे क्षेत्र को अपने आप में ट्रांसपेरेंट बना दे, पारदर्शी बना दे, पूरे क्षेत्र को मजबूती प्रदान करे, टू स्ट्रेंथन, फिर उसके बाद मॉडर्नाइज करे, आधुनिक करे, कंप्यूटराइज करे, डिजिटलीकरण जिसे कहते हैं, एंड टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव जो है कोऑपरेटिव्स और एक प्रतिस्पर्धी सहकारी संस्थाओं का निर्माण। तो यह उच्च उद्देश्यों के साथ इस मंत्रालय का गठन यहाँ किया गया था। फिर उसके बाद देखा तो टुडे देयर आर अबाउट 91% विलेजेस इन द कंट्री वेयर देयर इज सम कोऑपरेटिव व्हिच इज वर्किंग अनलाइक एनीवेल्स इन द वर्ल्ड। यस, इस प्रकार का वेब जो वर्तमान आज भारत में प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुल 6 लाख के करीब भारत में गांव है, और यहाँ कहा गया है कि उन 6 लाख में से तकरीबन 91% जो गांव है वो एक या किसी और प्रकार की सहकारिता मंडली या सहकारिता संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो एग्री क्रेडिट देने वाली संस्था हो, चाहे वो जो है विट प्रोक्यूर करने वाली संस्था हो, राइस प्रोक्यूर करने वाली संस्था हो, या एक प्रकार से मिल्क प्रोड्यूस करने वाली संस्था हो, कोई ना कोई रूप में एक सहकारी संस्था के साथ 91% हमारे जो गांव है वो जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, और ऐसा कॉम्प्लेक्स वेब भारत के सिवा कहीं और देखने को नहीं मिलता। You also referred to a strong platform of cooperative in country by citing some example, जिनमें सबसे प्रथम है 29% एग्री क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन गोज थ्रू कोऑपरेटिव सिस्टम। देखिए यह कितनी बड़ी साइज है हमारे कोऑपरेटिव की। जो एग्री क्रेडिट जाती है, ठीक है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ठीक है, उनमें से 29% क्रेडिट जो है वो इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू जाती है। यानी कि अगर पूरे भारत में 100 रुपये एग्रीकल्चरल क्रेडिट में गए तो इनमें से 29 रुपये तो मात्र और मात्र कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती है, जो एग्री लैंडिंग का काम करती है, उनके तहत जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है। 35% ऑफ फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, यस, इफ्को, क्रिबको, ये सारे जो संगठन है, सहकारी संगठन है, वो अपने आप में पूरे भारत में फैले हुए हैं, और तकरीबन जो फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे भारत में, उनका 35% अकेले यह सहकारी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। यह भी एक अपने आप में बड़ी बात है। 31% ऑफ शुगर इज प्रोड्यूस्ड बाय कोऑपरेटिव मिल्स स्प्रेडेड ऑल अराउंड द इंडिया, जिनमें मुख्य उत्तर प्रदेश की सहकारी मिलें हैं। फिर उसके बाद 20% ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड एंड प्रोक्यूर्ड, यस, 20% पूरे भारत में जो दूध उत्पादन होता है उनमें से 20% यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा होता है, जिनमें अमूल का प्रमुख योगदान है। फिर उसके बाद 13% ऑफ विट प्रोक्यूर्ड, 20% ऑफ पैडी प्रोक्यूर्ड, 21% ऑफ फिशरीज सेक्टर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ अपने आप में हमें कोऑपरेटिव सेक्टर की स्ट्रेंथ से वाकिफ करवाने के लिए है। फिर उसके बाद देखें तो टुडे वी आर स्टैंडिंग ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म एंड नाउ इज द टाइम टू सेट न्यू गोल्स एंड टू मूव फॉरवर्ड टू अचीव दिस गोल्स। यस, अगर आज देखें तो सहकारिता का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रबल मंच भारत में तैयार हुआ है, और यहीं से हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर को और अधिक महत्वपूर्ण और अधिक ताकतवर बना सकते हैं। ये इसका सच्चा यहाँ टाइम है, ऐसा कहा गया है। और सक्सेस विल डिपेंड ऑन 4 एस्पेक्ट।
हमारी जो सफलता है वो 4 बिंदुओं के ऊपर आधारित रहेगी, जिनमें सबसे प्रथम है रिजोल्व, कॉन्साइंस, हार्डवर्क एंड स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, ये 4 मूलभूत मूल्य ऐसा है जो सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए और भारत भर में प्रति नागरिक के विकास के लिए हमें बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन will work constantly to meet the challenges of accessibility to development for every deprived individuals in rural area। yes, ग्रामीण क्षेत्र में प्रति निजी व्यक्ति जो किसी न किसी सुविधाओं से वंचित है, उनको एक प्रकार से एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगी, उनको एक प्रकार से उन तक चीज़ों को पहुंचाएगी और उनके जीवन स्तर को भी बढ़ाएगी। तो अपने आप में रूरल एरिया का पूरा डेवलपमेंट होगा, रूरल एरिया के लोगों का डेवलपमेंट होगा, विच विल रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। तो अपने आप में जो सहकारिता मंत्रालय है वो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, पूरे देश के लिए भी होगा और ग्रामीण क्षेत्र में निजी लोगों के लिए भी होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज वर्किंग टू बेनिफिट फार्मर बाय फिक्सिंग एमएसपी मोर देन कॉस्ट। यस, प्रथम बार कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, जो बहुत ही प्रचलित हुए थे और स्पेसिफिकली जब कृषि आंदोलन चल रहा था तब, तो कहा गया है कि सबसे प्रथम बार लागत की जो कीमत होती है, लागत का जो आंकड़ा होता है, उससे ज़्यादा एमएसपी तय की गई है, यानी कि अब कृषकों को यहाँ से फायदा मिलेगा। तो एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जो है वो प्रो फार्मर या प्रो पीजेंट गवर्नमेंट है ऐसा साबित करना चाहती है, क्योंकि काफ़ी इमेज जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। जो 3 लॉज लाए गए थे जो कि अपने आप में बहुत ही रिफॉर्मल थे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, और देश भर में कृषकों का आंदोलन चला था, आज भी चल रहा है, आज 8 या 9 महीने बाद भी यह आंदोलन चल रहा है। तो अब वो इमेज सुधारने के लिए यहाँ सहकारिता आंदोलन का और सहकारिता के थ्रू, उसके तहत यहाँ अब फार्मर्स को एक प्रकार से खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर इनपुट्स की बात करें तो इनपुट्स तो ऐसे भी आ रहे हैं दिल्ली से कि नरेंद्र मोदी जो है या उसकी सरकार जो है, दे आर प्लानिंग टू गिव फार्मर्स 12,000 रुपये पर ईयर। जो आज 6,000 रुपये है वो 2 गुना करने की जो है नीति, या वो 2 गुना करने का जो विचार है वो आज दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय और यूनियन कैबिनेट मंत्रियों के घरों में आज फिर रहा है। ठीक है, तो ये एक इनपुट है, हालांकि कोई इसके ऊपर कोई हमें पुष्टि नहीं मिली है, मगर आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसी अनाउंसमेंट भी सरकार के द्वारा हो सके। तो ये बात रही है एमएसपी की। फिर उसके बाद देखें तो अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 11 करोड़ फार्मर्स वर गिवन रुपीज 1,58,000 करोड़ डायरेक्टली थ्रू डीबीटी। यस, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ठीक है, जिसका जिक्र मैंने किया और जिसके तहत आज प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं 3 किस्तों में, 3 बराबर किस्तों में। वो अब सरकार प्लान कर रही है कि वो 6 का 12,000 कर दे। ठीक है, बट दे आर थिंकिंग, कोई आधिकारिक रूप से इसके ऊपर कोई बयान किसी भी मंत्री का, किसी भी जो है ब्यूरोक्रेट का नहीं आया है। फिर उसके बाद देखा तो टुडे देर आर अबाउट मोर देन, देखिए अगर आज साइज देखे, वॉल्यूम देखे, वॉल्यूम में देख लिया हम, सॉरी, मगर अब अगर प्रेजेंस देखे कोऑपरेटिव सेक्टर की ऑल अराउंड इंडिया, तो आप देख सकते हैं 8,55,000 रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 8,50,000 प्लस क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जो क्रेडिट लैंडिंग का कार्य करती है, 60 लाख प्लस नॉन लैंडिंग कोऑपरेटिव्स जो लैंडिंग का कार्य नहीं करती मगर उनका स्वभाव जो है वो सहकार का है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, 17 प्लस नेशनल कोऑपरेटिव यूनियंस, 33 स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स, 363 डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो यह प्रेजेंस है पूरे भारत में कोऑपरेटिव सेक्टर की। और यह सारी जो चीज़ें हैं, यह सारी इकाइयाँ जो है, यूनिट्स है, ठीक है, एक एक यूनिट की अगर बात करें, यह 8,55,000, 8,50,000, 60 लाख, 17 प्लस 33, 363, यह सारी जो इकाइयाँ हैं वो भारत के कोऑपरेटिव एक्ट के तहत पंजीकृत हुई होती है, ठीक है, रजिस्टर्ड हुई होती है। और कहा जा रहा है कि जैसे ही यह नई सहकारिता पॉलिसी घोषित होगी तो उसके साथ ही हमारा जो कानून है कोऑपरेटिव एक्ट जो है उसमें भी संशोधन किया जाएगा, ऐसा यहाँ माना जा रहा है। तो ये बात रही कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो है साइज की, उसका प्रेजेंस की। अब द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी विल वर्क इन कोहेशन विद ऑल स्टेट्स। द मिनिस्ट्री इज नॉट क्रिएटेड फॉर हैविंग कॉन्फ्लिक्ट। यस, यहाँ उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई
मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है वो राज्यों के साथ भेदभाव उत्पन्न करने के लिए नहीं बनाई गई, मगर राज्यों के साथ भेदभाव का शमन करने के लिए, राज्यों के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करने के लिए, विकास को जो है एकदम लास्ट मैन स्टैंडिंग तक पहुंचाने के लिए यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का निर्माण किया गया है। ऐसी बात यहाँ स्पष्ट की गई है। फिर उसके बाद देखें तो वी विल बिगिन ड्राफ्टिंग ए न्यू कोऑपरेटिव पॉलिसी ड्यूरिंग द अमृत महोत्सव इन द 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, यानी कि न्यू कोऑपरेटिव पॉलिसी विल बी लाइकली टू बी लॉन्च्ड एट द एंड ऑफ द दिस ईयर या अगले वर्ष। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ आज इस मुद्दे के तहत देखनी थी। दो मुद्दे और है जिसके तहत हमें ध्यान करना बाकी है, जिसमें सबसे प्रथम मुद्दा कहता है कि देयर शुड बी इक्विटेबल डेवलपमेंट। यस, जो विकास होना चाहिए वो समान विकास होना चाहिए, ऑल एनकम्पासिंग डेवलपमेंट, ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सर्वसमावेशी यह विकास होना चाहिए। किसी को रख देना, किसी को मार्जिनलाइज करना, सीमांत बनाना, वो यहाँ चीज़ें जो है वो नहीं चलेगी। एंड द डेवलपमेंट मॉडल शुड हैव द पावर टू टच ऑल। यस, और जो यह नया विकास का मॉडल है ये इतना सक्षम होना चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो सब तक पहुँचे। ठीक है, चाहे वो लास्ट मैन स्टैंडिंग हो वहाँ तक पहुँचे, रिमोट विलेजेस में पहुँचे, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचे। ठीक है, तो उसी सारे महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के साथ यह मंत्रालय को कार्यान्वित किया गया है। और आखिरी बिंदु जो है वो कहता है कि एज डिजायर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर द कॉमन पर्सन शुड बी द पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यस, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का विजन है, उनका जो लक्ष्य है वो कहते हैं कि जो आम से आम आदमी है वो भी विकास के कार्य का एक अहम स्तंभ होना चाहिए। एवरी हाउस शुड प्रॉस्पर थ्रू कोऑपरेशन। यस, प्रति घर में सहकारिता से समृद्धि आनी चाहिए, ऐसा यहाँ कहा गया है। एंड द कंट्री शुड प्रॉस्पर थ्रू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एवरी फैमिली, और उसी प्रति कुटुंब की प्रॉस्पेरिटी से, प्रति कुटुंब की समृद्धि से पूरा जो राष्ट्र है वो समृद्ध होना चाहिए। दिस इज द मंत्र ऑफ सहकार से समृद्धि। तो यही इसकी मोडस ऑपरेंडी है, कैसे सहकार से समृद्धि को हासिल की जाए। सबसे प्रथम निजी तौर पर नागरिक, फिर प्रति कुटुंब, और उन प्रति कुटुंबों से पूरा देश। तो यह एक जो है लाइन है सहकार से समृद्धि की। तो यही सारी चीजें हैं जो कि हमें यहाँ आज इस प्रथम हमारे आज की इस चर्चा में देखनी थी। अब दूसरे बिंदु पर हमें बात करनी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक मुद्दे के ऊपर, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ फेरफार किए हैं, और चावल या आप पैडी कह लीजिए या उसे राइस कह लीजिए, उनकी दो नई प्रजाति, दो नई किस्मों का जो है प्रकार से विकास किया गया। हालांकि भारत को आधिकारिक रूप से जो है वो सौंपी नहीं गई, आधिकारिक रूप से उसे लॉन्च भी नहीं किया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा हो सकता है संभवतः, मगर आज अगर देखें तो वो कैसे डेवलप हुई उसका पूरा जो लेखा जोखा है वो आज हमारे सामने है, जिसको हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है परीक्षाओं के लिए। ठीक है, क्योंकि आमतौर पे चाहे वो प्रिलिमिनरी हो, चाहे मेंस हो, चाहे वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो, ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर बल दिया जाता है, क्योंकि ये अपने आप में पूरे भारत को जो है प्रभावित करने वाली चीज़ें होती है। तो देखेंगे 4-5 बिंदु के तहत ये मुद्दा देखना है। जैसा कवर में दृश्यमान है आपको, पैडी फील्ड है और उसमें लेबरर्स के द्वारा जो चावल है उनकी बुआई हो रही है। ठीक है, उनको बुना जा रहा है, और यानी कि उसकी सोविंग हो रही है। और जैसे हमें मालूम है कि पैडी जो होता है, चावल होता है, वो फ्लडेड पानी में ही एक प्रकार से जो है वो उगते हैं, फ्लडेड फील्ड्स में ही उगते हैं। तो यहाँ अब इस नई प्रजाति से ऐसे फ्लडेड फील्ड्स रखने की कोई ज़रूरत अब नहीं रहेगी। तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, देखेंगे। उसके साथ अगर इसके एग्जाम रिलेवेंस की बात करें, एसोसिएट सब्जेक्ट देखें तो जीएस पेपर 3, जिनमें मेजर क्रॉप्स में न्यू वेराइटीज ऑफ राइस है जो कि एक मेजर है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसमें हर्बिसाइड टॉलरेंस थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात आएगी। देखिए यहाँ हर्बिसाइड टॉलरेंस तो किया है मगर जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आज की इस चर्चा का। हर्बिसाइड टॉलरेंस जरूर बनाई है मगर म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा बनाई है, म्यूटेशन को चेंज करते हुए बनाई है, नहीं कि जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के द्वारा। तो ये चीजें हमें यहाँ देखनी होगी। 4 बिंदु में चीजों को देखना है। सबसे प्रथम समाचार में क्यों है, फिर उसके बाद मीडिया रिपोर्ट जो छपी है इंडियन एक्सप्रेस में उसको देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं देखने लायक। फिर बाद में पैडी प्लांटेशन के बारे में देखेंगे, और अन्य माहितियों में, अन्य संबंधित जानकारियों में हम लोग अबाउट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्टली नोन एज
IARI, उसको भी यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम शुरू करेंगे समाचार में क्यों है, 2 बिंदु। IARI has developed the country's first ever non-genetically modified herbicide tolerant varieties, rice varieties that can be directly seeded and significantly save water and labor compared to conventional planting या planting, conventional planting। देखिए, पेडी की जो प्लांटिंग होती है वो अपने आप में बहुत ही लेबर एंड वाटर इंटेंसिव होती है, वो हमें मालूम है। साथ ही में हर्ब से खतरों की वजह से जो वीड्स होते हैं आजू बाजू में, जो ऐसे ही जो है उग जाते हैं किसी भी प्लांटेशन के साथ, उनसे राइस को बचाने के लिए यहाँ ये वेराइटी को बनाया गया है। प्लस यहाँ कहा गया है कि दैट कैन बी डायरेक्टली सीडेड। देखिए, डायरेक्टली सीडेड का मतलब ये है कि राइस का प्लांटेशन जो है वो पहले नर्सरी में किया जाता है, ठीक है, अधिकांश रूप से। कन्वेंशनल प्लांटिंग की अगर बात करें तो वो पहले नर्सरी में किया जाता है। वहाँ 15-20 दिन के बाद जब पौधे युवावस्था में पहुंचे, चावल के पौधे, तब उनको वहाँ से उखाड़ कर फिर से उनको यहाँ मेन खेत में उनको रिप्लांट किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया से फार्मर्स को छुटकारा मिलेगा, जिसकी वजह से लेबर भी कम लगेगा, पानी भी कम लगेगा, अपने आप में देश के लिए हित में है। तो ये पूरा मुद्दा है। दूसरी बाजू अगर आप देखें तो IARI के डायरेक्टर श्री AK सिंह यहाँ इस ट्रायल फील्ड के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, जहाँ ये नई 2 किस्मों का ट्रायल हो रहा है और उनके द्वारा इसका मुआवजा लिया जा रहा है। तो ये माननीय अध्यक्षरी है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जो कि फिलहाल न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ये बिंदु रहा वाई न्यूज़ का। अब आगे देखें तो अबाउट मीडिया रिपोर्ट में 3-4 बिंदु देखने हैं, माइंड मैप के रूप में ही देखेंगे, ताकि चीज़ों को तेजी से समझा भी जा सके और याद भी रखा जा सके। जिसमें सबसे प्रथम देखना है द वेराइटीज पूसा बासमती एंड पूसा बासमती 1985। देखिए, पूसा, मैं आपको यह बात से वाकिफ करवा दूं कि पूसा जो है वो एक जगह का नाम है जो कि बिहार में स्थित है, ठीक है। अब इन प्रजातियों को, इन किस्मों को पूसा क्यों कहा जाता है? तो सबसे प्रथम अगर देखें तो जो हमारी आज की इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो पहले ARI के नाम से जानी जाती थी, यानी कि एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल समय की बात कर रहा हूँ, फिर बाद में इसके आगे इंपीरियल लगा, इंपीरियल इंस्टीट्यूट लगा, फिर बाद में इंपीरियल लगा। पहले इंपीरियल इंस्टीट्यूट यानी कि 2 आई, फिर बाद में इंपीरियल। तो तब इसकी जो स्थापना है वो पूसा बिहार में हुई थी और इसीलिए इसे प्रचलित रूप से पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। और इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जिन जिन किस्मों को बनाया गया, जिन जिन किस्मों का विकास किया गया, उन सारे वेराइटीज को यहाँ पूसा कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, पूसा बासमती 1979 एंड पूसा बासमती 1985, ये 2 प्रजातियां हैं। कंटेन्ड ए म्यूटेटेड एसेटोलैक्टेड सिंथेस, ठीक है। ये थोड़े साइंटिफिक नाम है जो आपको याद रखने हैं। जिन मेकिंग इट पॉसिबल फॉर फार्मर्स टू स्प्रे इमाजेथापर, a broad spectrum herbicide to control weed। yes, जो 2 प्रजातियां मेंशन की गई, पूसा बासमती 1979 एवं पूसा बासमती 1985, इनमें एक अलग किस्म का एक एसेटोलैक्टेड सिंथेस होता है, जो एक अलग किस्म का एंजाइम है। और इससे क्या होता है कि इनके ऊपर अगर हर्बिसाइड्स का छिड़काव भी हो, हर्बिसाइड्स अगर जो है इनके ऊपर छांटा गया है, इनके ऊपर छिड़काव हुआ है, तो भी यह मेन जो प्लांट है उसको कोई हानि नहीं करेगा। या मात्र और मात्र जो वीडिंग होता है उसको ही खत्म करेगा, उसका ही नाश करेगा, ठीक है। मगर ये मात्र और मात्र पूसा बासमती 1979 और 1985 तक सीमित है। अगर रेगुलर बासमती या रेगुलर कोई चावल का पौधा है और उसके ऊपर अगर आप यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड विच इज नोन एज इमाजेथापर, अगर आप उसका छिड़काव करेंगे तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि व्हाट इज द वीड एंड व्हाट इज द मेन प्लांट, ठीक है। अगर उसमें ASL मौजूद नहीं होगा तो, ठीक है, ASL मौजूद हो गए तो कोई बात नहीं, मगर अगर ASL मौजूद नहीं हुआ किसी भी आम चावल के प्लांट में, तो चावल का प्लांट भी हर्ब वीड के साथ जो है खत्म हो जाएगा, उसका भी नाश हो जाएगा। तो फार्मर्स जो है वो हर्बिसाइड यूज नहीं कर सकते अगर वे पूसा बासमती 1979 और पूसा
1985 के जो है सिवाय किसी भी चावल का जो है उपयोग कर रहे हो अपनी बुआई में। तो ये बात यहाँ सबसे प्रथम बिंदु में सुनिश्चित हुई। दूसरा बिंदु कहता है ड्यू टू दिस रीजन, यही कारण से there was a need to prepare nurseries where paddy seeds are first raised into young plant before being uprooted and replanted 20-30 days later in main field। yes, यही कारण था, ठीक है, कि हर्बिसाइड्स का छिड़काव नहीं कर सकते, हर्ब्स को खत्म नहीं किया जा सकता, वीड को खत्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो चावल की बुनाई होती है वो डायरेक्ट सीडिंग नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट सीडिंग अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है अलग अलग जो है हमारे विस्तार में, पंजाब हरियाणा के, मगर अदरवाइज देखे तो इसका डायरेक्ट सीडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है प्लांट का, पेडी का। ठीक है, उसे नर्सरी में पहले उगाया जाता है, युवा पौधा हो गया, 25-30 दिनों के बाद उसे वहाँ से उखाड़ कर मेन फील्ड में फिर से रिप्लांट किया जाता है। यही एक चीफ रीज़न है कि वो सारी जो फसलें होती है, वो सारे जो एक प्रकार से वैरायटी होती है, उसमें एलएस एब्सेंट होता है। यह जो सिंथेस होता है एसेटोलैक्टेट, वो सिंथेस उसमें एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर किसी भी प्रकार का हर्बिसाइड नहीं जो है उसके ऊपर रखा जाता या उसके ऊपर छिड़काव नहीं हो सकता, अदरवाइज वो पूरा प्लांट ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो यही रीज़न था। और इसमें क्या होता है कि इसमें मजदूरी ज़्यादा लगती है, सबसे प्रथम इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर ये जो है प्रक्रिया से हम लोग बुनाई करें तो, और उसमें समय भी बहुत ही ज़्यादा लगता है, क्योंकि नर्सरी का समय, वहाँ से अप्रूट करना, फिर यहाँ इत्यादि। तो अब इन सारी चीज़ों से अगर कृषक को छूटना है, ठीक है, तो नई प्रजाति जो है वो उसके लिए आशीर्वाद समान है। अब आगे देखें तो वाटर एक्ट्स एज अ नेचुरल हर्बिसाइड दैट टेक्स केयर ऑफ वीड्स इन द पैडी क्रॉप्स अर्ली ग्रोथ पीरियड। यस, आमतौर पे जो पानी होता है वही हर्बिसाइड के रूप में काम करता है, और इसीलिए पानी को जो है भरा जाता है। जो फील्ड होती है जहाँ पैडी की बुआई होती है वो फ्लडेड रहते हैं शुरुआती पीरियड में। तो यही एक उसका कारण है कि वाटर एक्ट्स एज ए नेचुरल हर्बिसाइड, वो हर्ब्स को जो है उगने से रोकेंगे, और जब पैडी अपने अर्ली ग्रोथ स्टेजेस में हो, पैडी का सीड, तब उसको एक प्रकार से हेल्प करेंगे कि भाई हर्बिसाइड ना हो, और सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है, पानी जो है वो मात्र और मात्र इसी क्रॉप को मिले। 2 न्यू वेराइटीज विल बी ऑफिशियली रिलीज्ड बाय पीएम। और ये दो जो वेराइटीज है वो कैसी है, वो सबसे प्रथम तो नॉन जीएम है, यानी कि नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और दूसरा हर्बिसाइड टॉलरेंट है। और यह दो चीजों को मिलने से ही ये भारत की फर्स्ट एवर ऐसी किस्म बनती है, फर्स्ट एवर ऐसी वैरायटी बनती है जो हर्बिसाइड टॉलरेंट तो है ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर हर्बिसाइड टॉलरेंट होने के बावजूद भी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, वो आनुवंशिक रूप से उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया, ये बड़ी बात है, और इसीलिए भारत की सबसे प्रथम है। तो यह बात रही अबाउट मीडिया रिपोर्ट की। अब दूसरे बिंदु में देखना है पैडी प्लांटेशन के बारे में। यहाँ जो बुनाई होती है चावल की वो कैसे होती है, क्योंकि आमतौर पे चावल की जो बुनाई है वो टेक्निकली थोड़ी सी भिन्न है। अन्य अगर क्रॉप्स देखे, चाहे वो विट देखे, बाजरी देखे, या अन्य कोई पल्सेस देखे, उन सारों की तुलना में चावल की जो बुआई है वो बहुत ही भिन्न है, जिसको हम लोग यहाँ कुछ बिंदुओं के तहत इस माइंड मैप के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम बिंदु में देखना ही यहाँ, पैडी प्लांटेशन इज बोथ लेबर एंड वाटर इंटेंसिव, ये हमें मालूम है, ठीक है, दोनों ज़्यादा लगते हैं, श्रम भी इसमें ज़्यादा लगता है और जल भी इसमें ज़्यादा लगता है। The field where the seedlings are transplanted is puddled or filled in standing water for first 3 weeks or after replanting। देखिए पुडल्ड यानी कि गड्ढे, ठीक है। अगर आप पैडी फील्ड देखेंगे तो ये पूरी पैडी फील्ड है और उसमें इतने छोटे छोटे गड्ढे बनाए होंगे, ठीक है। इसी गड्ढे में बुआई होगी और ये गड्ढे जो है वो पूरे पानी से भरे होंगे, जिसे पुडलिंग कहते हैं, ठीक है। इस किस्म की कुछ बात होती है। देन आफ्टर इरिगेटेड ऑलमोस्ट डेली टू मेंटेन वाटर डेप्थ ऑफ 4 to 5 cm। यस, तो शुरुआत में क्या होता है कि पहले 3 सप्ताह तक पानी जो है वो फ्लडेड, पूरा जो फील्ड है वो खेत जो है वो पूरा का पूरा पानी से भर दिया रहता है या भरा हुआ रखा जाता है।
फिर उसके बाद जो वाटर डेप्थ है 4 से 5 सेंटीमीटर की वो मेंटेन की जाती है पूरे खेत में। फार्मर्स कंटिन्यू गिविंग वाटर एवरी 2-3 डेज इवन फॉर नेक्स्ट 4 to 5 वीक्स। यस, फिर यहाँ से पहले 3 सप्ताह पूरे हो गए, फिर 4 से 5 सेंटीमीटर पानी जो है वो मेंटेन करना है, और ऐसा प्रति 2-3 दिन जो है खेत में पानी इसके लिए जो कृषक होता है उसे डालना पड़ता है। और ये पानी लगभग 4 से 5 सप्ताह के लिए डाला जाता है, यानी कि 1 महीने के लिए प्रतिदिन पानी जो है वो इसमें डाला जाता है, जब तक क्रॉप अपने टिलरिंग स्टेज पर ना पहुंचे, यानी कि जब उसमें स्टेम्स डेवलप ना हो। ठीक है, स्टेम्स डेवलप होना वो एक अपर स्टेज है। शुरुआत में जो है जो सीड होता है, ठीक है, उसमें से अंकुर फूटता है, और वो अंकुर धीरे धीरे एक नॉर्मल छोटे से पौधे में यानी कि यंगर स्टेज में आता है। फिर उसमें स्टेम्स डेवलपिंग स्टेज जो है वो शुरू होता है, यानी कि टिलरिंग शुरू होता है, और तब तक वहाँ कहा गया है कि फार्मर्स को उन्हें पानी देना है, कितना, 4 से 5 सेंटीमीटर मेंटेन करना है। इमाज़ेथापेर, ठीक है, यह एक प्रकार का हर्बिसाइड है जो कि डाला जाता है नॉर्मली इस पैडी के क्रॉप के ऊपर। मगर यहाँ समझना है हमें कि जिस पैडी में एएलएस नहीं होगा, जो हमने देखा था एसेटोलैक्टेट सिंथेस, अगर वो नहीं होगा तो जो केमिकल है, जो इमाज़ेथापेर है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि कौन सा मेन प्लांट है, कौन सा हर्ब है, वो सारे प्लांट्स को एक प्रकार से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये थियरी जो है या ये जो टेक्निक है इमाज़ेथापेर जो है, इमाज़ेथापेर का छिड़काव करने की, वो अपने आप में मात्र और मात्र एएलएस क्रॉप्स या एएलएस वैरायटी के ऊपर ही शक्य है, अन्यथा अन्य क्रॉप्स के ऊपर शक्य नहीं है। Acetolactate synthase gene in rice codes for the enzyme protein that synthesize amino acid for crop growth and development. Yes, ALS जीन जो है वो क्या करता है कि एक प्रकार से मौजूद रहता है पैडी में, और जो अमीनो एसिड्स जो पैडी के प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको एक प्रकार से प्रोत्साहित करता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। फिर उसके पश्चात देखें तो हर्बिसाइड्स स्प्रेड इन नॉर्मल राइस प्लांट बाइंड्स इटसेल्फ टू एलएस एंजाइम इनहिबिटिंग देयर प्रोडक्शन ऑफ एमिनो एसिड। यस, अगर एलएस मौजूद नहीं होगा, एलएस बिना का पैडी का जो है वैरायटी वो होगी, और उसके ऊपर अगर हर्बीवोरस का छिड़काव हुआ तो क्या होगा कि जो एमिनो एसिड है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है चावल के इस पौधे की वृद्धि एवं उसके विकास के लिए, ये इसका प्रोडक्शन, उसका उत्पादन ही खत्म कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, तो प्लांट को किसी भी किस्म की ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं मिलेगी, विच विल वीकन द एंटायर प्लांट। न्यू बासमती varieties contain an ALS gene whose DNA sequence has been altered using ethylmethane sulfonate, a chemical mutant। ठीक है, ये केमिकल म्यूटेंट का नाम है, ये हमें नाम याद रखना पड़ेगा, एथिलमिथाइन सल्फोनेट। मीथेन सल्फोनेट, ये एक महत्वपूर्ण केमिकल म्यूटेंट है जिसका उपयोग यहाँ होता है। एज अ रिजल्ट द एलएस एंजाइम्स नो लॉन्गर हैव बाइंडिंग साइट्स फॉर इमाज़ेथापेर एंड एमिनो एसिड सिंथेसिस। यस, जिसकी वजह से अब इसके जो है छिड़काव से, हर्बिसाइड के छिड़काव से अब यह मुख्य क्रॉप को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि इसमें एलएस एंजाइम जो है या एलएस जीन जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बात रही यहाँ। फिर उसके बाद देखें तो न्यू वेराइटीज कैन नाउ टॉलरेट एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड एंड हेंस इट नाउ किल्स ओनली द वीड। यस, तो अब क्या होगा कि ये जो नई वेराइटीज है जिसमें एलएस पहले से है, ठीक है, वो अब हर्बिसाइड टॉलरेंट बन जाएगी, और इनके ऊपर हर्बिसाइड के छिड़काव से इनको कोई नुकसान नहीं होगा, मात्र और मात्र जो अगल बगल की जो वीडिंग है, जो हर्ब्स है, उनको ही नुकसान होगा, मेन क्रॉप को कोई नुकसान नहीं होगा। दिस हर्बिसाइड टॉलरेंस थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड। यस, यह जो हर्बिसाइड का टॉलरेंस है वो आनुवंशिक रूप से मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, मगर यह म्यूटेशन ब्रीडिंग है, यह पूरी टेक्निक ही अलग है। बोथ पूसा 1979 एंड 85 क्रॉस ब्रीडेड बाई पूसा 1121 एंड पूसा 1509, यह टाइप्स ऑफ वेराइटीज है पैडी सीड की, रिस्पेक्टिवली विथ रोबिन, a mutant line derived from Nagina 22
एन अपलैंड ड्राउट टॉलरेंट राइस वेराइटी। ठीक है, रोबिन जो है उसके साथ इसका क्रॉस ब्रीडिंग किया गया है। पूसा 1979 एवं 1985 के साथ पूसा 1121 एंड पूसा 1509 का रोबिन के साथ क्रॉस ब्रीडिंग किया गया है। रोबिन क्या है, तो रोबिन नगीना 22 की एक म्यूटेशन लाइन है। नगीना 22 की बात करें तो वो एक अपलैंड रूट है जो ड्राउट रेजिस्टेंस है। अगर उसको कम पानी मिलेगा, ये प्रजाति ऐसी है, चावल की यह प्रकार ऐसा है, किस्म ऐसी है कि इसको कम पानी मिलेगा फिर भी ये जो है अच्छा से उग जाएगा। ठीक है, तो उसका एक प्रकार है रोबिन, जिसके साथ पूसा की इन चारों जातों का क्रॉस ब्रीडिंग किया गया। रोबिन जो है वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंट। ठीक है, और ये शोध जो है वो रोबिन नामक एक संशोधक ने ही की है, जो कि कोयम्बतूर स्थित है। उनके द्वारा ही कहा गया कि भाई ये जो रोबिन है उसके ऊपर हर्बिसाइड की कोई असर नहीं हो रही है, जिसका मतलब इसमें एलएस पहले से मौजूद है, जिसमें एसेटोलैक्टेट पहले से लैक्टेट सिंथेसिस पहले से मौजूद है, ऐसा यहाँ रोबिन ने बताया। और इसीलिए इस प्रजाति को ही अपना आप में रोबिन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसके साथ इसका क्रॉस ब्रीडिंग किया गया। फार्मर्स इन पंजाब एंड हरियाणा हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड डीएसआर, यानी कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। जो कन्वेंशनल रूप है उसमें डायरेक्ट सीडिंग नहीं होती थी, उसमें पहले नर्सरी में उसको युवा बनाया जाता था चावल के पौधे को बीज में से, और फिर उसको फिर से रिप्लांट किया जाता था। वो कन्वेंशनल प्लांटिंग हो गई, परंपरागत वो प्लांटेशन हो गया। ये नए प्रकार का है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, डायरेक्ट सीडिंग राइस जिसे भी हम लोग कह सकते हैं। डीएसआर कल्टीवेशन इज मेनली बेस्ड ऑन 2 हर्बिसाइड। यस, डीएसआर कल्टीवेशन 2 हर्बिसाइड के ऊपर मेनली डिपेंडेंट है, जिनकी मदद से, जिनके उपयोग से हर्बिसाइड्स जो है वो नहीं होते हैं, और मात्र पेडी का जो पौधा है वही अच्छे से विकास लेता है। जिनमें सबसे प्रथम है पेंडीमेथालिन। यह एक प्रकार का हर्बिसाइड है जो कि 72 घंटों में उसके ऊपर इसका छिड़काव होता है, बुनाई के 72 घंटों के अंदर, यानी कि बुनाई के 3 दिन के पहले। और दूसरा है बिस्प्रीबैक सोडियम, जो 18 से 20 दिनों के बाद, बुनाई के 18 से 20 दिनों के बाद इसका उपयोग यहाँ किया जाता है। ये दो पेडी के मेन प्लांट को हर्ब से, विड से बचाएंगे। मगर यहाँ होता क्या है, ये दो बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही कॉस्टली है इन कंपैरिजन टू इमाज़ेथापेर। इमाज़ेथापेर जिसको हमने देखा कि वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, जिसका उपयोग काफ़ी सारी चीज़ों में होता है, यानी कि काफ़ी सारे प्लांट्स में होता है। तो अगर यहाँ इसका उपयोग करें तो कृषकों को फायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए कितना डिफरेंस है भाव में, जो कीमत है वो कितनी जो है इसकी ज़्यादा है। ठीक है, अगर इन दो हर्बिसाइड्स का एप्लीकेशन करें तो 1500 रुपये एकड़ इसकी लागत रहेगी, और अगर इमाज़ेथापेर का एप्लीकेशन करें तो मात्र 300 रुपये प्रति एकड़ की लागत रहेगी। तो 1200 रुपये का डिफरेंस है यहाँ प्रति एकड़ का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यह निष्कर्ष ले सकते हैं कि अब कृषक जो है वो भले ही डायरेक्ट सीडिंग राइस करे, डीएसआर करे, मगर उसमें भी इन दोनों की जगह अब नया इमाज़ेथापेर, जो कि बहुत ही किफ़ायती है हर्बिसाइड, उसका उपयोग कर सकते हैं। मगर प्रीरिक्विजिट एलिमेंट ये है कि जो वैरायटी है जिसकी बुनाई हुई है, वो चावल का प्रकार जो है वो एलएस होना चाहिए, वो हर्बिसाइड टॉलरेंट होना चाहिए। और हर्बिसाइड टॉलरेंट तभी होगा जब उसमें एक्सेटोलैक्टेट सिंथेस मौजूद होगा। अब उसके बाद देखें तो Imazethaper has a wide VD control range and it's safer as LS gene isn't present in human and mammals. Yes, तो अगर इनकी तुलना में अगर देखें Imazethaper तो इसका एप्लीकेशन सस्ता तो ही है, किफ़ायती तो ही है, मगर मनुष्यों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, और अपने आप में एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि मनुष्य में एलएस जीन नहीं पाया जाता, तो नॉन रिएक्टिव है मनुष्यों के ऊपर, अन्य मैमल्स के ऊपर, स्तनधारियों के ऊपर। ठीक है, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। वेल, this herbicides can harm human as well as mammals. उसके ऊपर का बिंदु देखें तो ट्रांसप्लांटेशन इन पेडी विल टिपिकली रिक्वायर्स अबाउट 30 इरिगेशन। यस, 30 सिंचाई उसको चाहिए। ट्रांसप्लांटेशन अगर आपने की है, पहले नर्सरी में उसको जो है बीज में से पौधा बनाया, फिर उसको वहाँ से उखाड़ कर मेन फील्ड में आपने लाकर रख दिया, तो उस पूरी प्रक्रिया में 30 सिंचाई की ज़रूरत है, ईच कंज्यूमिंग
5 हेक्टर सेंटीमीटर ऑफ वाटर। देखिए हेक्टर सेंटीमीटर ऑफ वाटर यानी कि 1,00,000 लीटर। 1 हेक्टर सेंटीमीटर वाटर यानी कि 1,00,000 लीटर। 5 हेक्टर सेंटीमीटर वाटर यानी कि 5,00,000 लीटर। 15 हेक्टर सेंटीमीटर वाटर यानी कि 15,00,000 लीटर वाटर। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कितनी वाटर इंटेंसिव यह ट्रेडिशनल पैडिंग क्रॉपिंग सिस्टम है। ठीक है, तो अब इस पैडिंग सिस्टम में एक रिवोल्यूशन इस नई वेराइटी से हो सकता है। पानी का कम से कम उपयोग, डायरेक्ट शेडिंग ऑफ राइस भी सक्रिय है, उसके ऊपर हर्बिसाइड्स का छिड़काव भी सक्रिय है। फिर उसके बाद देखें तो पडलिंग एलोन रिक्वायर्स अबाउट 15 हेक्टर सेंटीमीटर ऑफ वाटर। पुडलिंग यानी कि जो मैंने आपको बताया कि बड़ा खेत होता है, उसमें गड्ढे होते हैं और उस गड्ढे में चावलों की बुनाई होती है, तो मात्र उसमें ही उस गड्ढे को पानी से भरने के लिए ही उन गड्ढों को 15 हेक्टर सेंटीमीटर ऑफ वाटर चाहिए, यानी कि 15,00,000 लीटर पानी। और आज के इस समय में जहां पानी के जो टेबल है, पानी का जो स्तर है भूगर्भीय पानी का, वो नीचे जा रहा है, ऐसे में ऐसी वाटर इंटेंसिव टेक्निक्स जो है वो हमारे लिए हानिकारक है। इन ऑल DSR इज एस्टिमेटेड टू नीड 30% लेस वाटर। यस, 30%। अगर ट्रेडिशनल रूप से, परंपरागत रूप से हम चावल की बुनाई करें और DSR से चावल की बुनाई करें, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, ठीक है, तो DSR में 30% कम पानी लगेगा। अगर उसमें 100 लीटर रहता है परंपरागत रूप में, तो यहाँ मात्र 17 लीटर ही पानी रहेगा और फसल हमारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ये अपने आप में DSR महत्वपूर्ण है। साथ ही लेबर चार्जेस को कम करेगा DSR, क्योंकि रिप्लांटेशन की कोई जो है चीज़ नहीं है, नर्सरी की कोई चीज़ नहीं है, साथ ही में नर्सरी की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए 10 से 15 दिनों का बचाव भी यहाँ इस जो है टेक्निक से हो सकता है, इस DSR से हो सकता है। और इसीलिए आज पंजाब और हरियाणा के कई सारे कृषक जो है वो अपने आप में DSR पद्धति अपनाने लगे हैं चावल की बुनाई के लिए। बट DSR सक्सेस hinges on an effective herbicide solution like breeding imazethapair tolerant varieties। यस, तो कहा गया है कि DSR का आधार जो है वो ऐसी नई वेराइटीज के ऊपर है जो अपने आप में हर्बिसाइड टॉलरेंट हो, और इसीलिए यहाँ आज जो ये नई वेराइटी है वो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस को एक मोमेंटम दे सकती है, एक गति प्रदान कर सकती है, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। अब आगे देखें तो हमें देखना है कि अबाउट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, आज जिसे हम लोग IARI के नाम से जानते हैं, उसकी यात्रा हम लोग देखेंगे, कहाँ से जो है वो स्थापित हुआ, कब से, और किस किस प्रकार के वो कार्य करता आया है, देखेंगे। सबसे प्रथम एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1905 एट पूसा, बिहार, जिसका जिक्र मैंने किया, और इसीलिए इसे पॉपुलरली प्रचलित रूप से पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश्ड विद जनरस ग्रांट ऑफ 30,000 पाउंड्स फ्रॉम अमेरिकन फिलांथ्रोपिस्ट मिस्टर हेनरी फिप्स, ठीक है, जिनकी तस्वीर आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दृश्यमान है। ये महानुभाव है जो अमेरिकन फिलांथ्रोपिस्ट है, यानी कि एक प्रकार से परोपकारी कार्य करने वाले महानुभाव थे, और उनके द्वारा ही भारत में कृषि संबंधी संशोधन कार्य के लिए यह धनराशि दी गई थी, और इसी धनराशि से यह इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ था। शुरुआत में इसे एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि संक्षिप्त में ARI के नाम से हम लोग जानते थे, जिसका उल्लेख मैंने पहले किया थोड़ी देर पहले, जिसको जो है शुरुआत में 5 डिपार्टमेंट्स मिले थे, नेमली एग्रीकल्चरल, इकोनॉमी, बॉटनी, कैटल ब्रीडिंग यानी कि मवेशियों के जो है प्रजनन के बारे में, माइकोलॉजी यानी केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ों तो हमें मालूम है, मगर यहाँ जो माइकोलॉजी है, इट इज़ अ स्टडी रिलेटेड टू फंगस, ठीक है, माइकोलॉजी स्टडी रिलेटेड टू फंगस, ये हमें याद रखना है, प्रिलिमिनरी पॉइंट से भी पूछा जा सकता है, और वैसे भी एक सामान्य किस्म का ज्ञान है। फिर बाद में 1907 में बैक्टीरियोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है वो इसमें ऐड किया गया, तो कुल मिलाकर 6 डिपार्टमेंट के साथ यह शुरुआत में कार्यरत था। इन द ईयर 1911 द नेम ऑफ ARI was changed to Imperial Institute of Agricultural Research, Imperial Institute, ठीक है, 1911 में। फिर बाद में 1919 में फिर से इसका नाम चेंज किया गया, जिसमें से इंस्टीट्यूट को निकाल दिया गया, इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि इंस्टीट्यूट को यहाँ नीचे रखा गया, देखिए। फिर उसके बाद फॉलोइंग ए डिवास्टिंग अर्थक्वेक ऑन 15th जनवरी 1934 इंस्टीट्यूट वाज शिफ्टेड टू दिल्ली इन 1936,
यस, बिहार में एक भयानक भूकंप आया और उस भूकंप की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ पूरे प्रदेश में, और उसकी वजह से फिर बाद में 1936 में इस पूरी संस्था को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। दिल्ली में अब इसका मुख्य स्थान दे दिया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इट इज रीनेम्ड एज IARI। यस, आज जिस नाम से हम जानते हैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। IARI, तो आज हम इस नाम से हम जानते हैं इसे। कुल मिलाकर 3-4 बार इसके नाम में फेरबदली हुई, मगर स्वाधीनता के पश्चात इसका नाम जो है वो एक ही बार बदला है और वही नाम से हम लोग इसे जानते हैं। करंटली द इंस्टीट्यूट हैज 20 डिविजन्स। आज इसमें 20 जो है अलग अलग डिविजन्स है। 5 मल्टी-डिसिप्लिनरी सेंटर्स सिचुएटेड इन दिल्ली, 8 रीजनल स्टेशंस, 2 ऑफ-सीजन नर्सरीज एंड 3 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ये इसकी साइज है, इसका कद है, कैसे पूरे भारत में ये फैला हुआ है। Research Institute has also sanctioned staff strength of 3,540 comprising scientific, technical, administrative and supporting personnel। तो ये इसकी sanctioned जो है स्ट्रेंथ है, ठीक है, कि कितने कर्मचारियों को यहाँ काम दिया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज इस सेशन में हमें देखनी थी। 2 महत्वपूर्ण मीडिया रिपोर्ट्स देखे। सबसे प्रथम भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय स्तर का सहकारिता सम्मेलन, उसमें भी हमने कई सारे बिंदुओं को देखा और कई सारी स्टैटिक माहितियों को भी तपासा। और दूसरे बिंदु में हमने देखा कि भारत में सबसे प्रथम बार हर्बिसाइड टॉलरेंट नॉन GM राइस वैरायटीज जो है उसका यहाँ एक प्रकार से विकास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही देश को वो समर्पित करेंगे। इस पूरे बिंदु में आई होप कि आपको मजा आया होगा आज के इस पूरे उपाख्यान में, पूरी चर्चा में। साथ ही में जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर आप इन सारी चीज़ों को, इन सारी माहितियों को टेक्स्ट के फॉर्म में चाहते हैं तो आप growthmounteducation.com वेबसाइट विजिट कीजिए। वहाँ आपको सारी माहितियाँ रिसर्च कंटेंट के हेड के नीचे ब्लॉग के फॉर्म में मिल जाएगी। साथ ही में अगर आपको इस माइंड मैप की PDF चाहिए तो आपको ये माइंड मैप भी वहीं से मिल जाएगी। आप growthmounteducation.com को आज ही विजिट कीजिए, आज ही रजिस्टर कीजिए और लॉगिन करके आप सारी चीज़ों को, सारे रेफरेंस को आप अपने जो है टैबलेट में, आपके डिवाइस में ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आज बतानी थी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे कल ऐसे ही महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों के साथ, जो महत्वपूर्ण संपादकीय लेख छपे होंगे तो उनके साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ माउंट UPSC। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।